देश और दुनिया ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। वो ऐसा वक्त था जब पूरा देश सब कुछ जानना चाहता था, साथ ही साथ पाकिस्तान के नैरेटिव को जवाब भी देना चाहता था। हमारे सैन्य सेवाओं की दो बहादुर बेटियां उस वक्त देश की ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनी, कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह। वो लगातार जिस तरीके से सामने आकर अपनी बात रख रहे थे, पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करा रही थी और हमारी सेना के साहस और शौर्य की गाथा देश और दुनिया तक पहुंचा रही थी। लेकिन इस देश में सेना पर भी राजनीति हो तो अचरज नहीं होता है। किसी ने हमारी बहादुर बेटी की जाति देखी तो किसी ने हमारी बहादुर बेटी का धर्म देखा। सियासत जमकर हो रही है, सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन परिस्थितियां जस की तस हैं। अब तो यह पूछा जाना चाहिए कि क्या कोई पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए सेना को लेकर, क्योंकि हमारे नेताओं की जबान है कि उनका नियंत्रण नहीं है। एक के बाद एक कोई पार्टी एक पर डैमेज कंट्रोल करे तो दूसरा नेता बयान दे देता है, दूसरी पार्टी में कई नेता ऐसे विलक्षण बयान देते हैं। क्रेडिट लेने की होड़ के अलावा जिस तरह की यह बयानबाजी होती है, ये सवाल उठाती है कि कम से कम सामरिक मामलों में, कम से कम विदेश नीति के मामलों में हमारे यहां सियासत ना हो, लेकिन हमारे यहां सियासत का विस्तार ऐसा हो चुका है कि शायद ही कुछ ऐसा विषय हो जिस पर सियासत ना होती हो। सेना, शौर्य, फौज, ये जो सब है, इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। आज इस पर चर्चा करेंगे कई खास मेहमानों के साथ, लेकिन आपको पहले उस मूल पर लेकर जाते हैं कि ये विवाद क्यों है, आखिर ये परिस्थिति क्यों बनी है, किसने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारी समाज की बहन आके तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। व्योमिका सिंह हरियाणा की, व्योमिका सिंह हरियाणा की, व्योमिका सिंह हरियाणा की। तरीके से हमारे देश में कोई ऐसा विषय बचा नहीं है जिस पर नेता कुछ भी कहने से हिचकते हो। कोई इसमें अपना पीडीएफ फॉर्मूला तक ढूंढ ले रहा है, कोई धर्म बताकर अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहा है। समस्या क्या है कि कईयों के पास वोट बैंक है, उसका कवच है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो कुछ भी कह देंगे। अगर वो बार बार चुनाव जीतते हैं तो उन्हें कुछ भी कह देने का हक है। कार्रवाई क्या होगी? सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, सवाल यह है कि ये कहने के बाद आपने क्या किया। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी राकेश सिंह, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश भारतीय, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं और इस पूरे विषय पर रोशनी डालने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक मंत्री का बयान, हाई कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देना, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना, वहां से फटकार लगना, माफी नामंजूर हो जाना, एसआईटी बनाने के निर्देश देना, और किसकी प्रतीक्षा कर रही है पार्टी एक्शन लेने के लिए? क्या वोट बैंक का कवच इतना मजबूत होता है कि जो सेंटिमेंट्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो भी पीछे रह जाती हैं? मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत तक से माफी नामंजूर हो गई है, तो जो पार्टी विद द डिफरेंस जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो किसकी प्रतीक्षा कर रही है? वरुण जी, आप सभी
लोगों को जय हिंद, नमस्कार। मेरे सभी साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, दर्शकों को। ये गंभीर विषय है और हमारे लिए दुखद विषय है। इसमें कोई भी किसी भी किस्म का मैं नहीं समझता कि हमको कोई बहुत ये मात्र भी कोई पॉजिटिव अनुभूति है। तो मैं आपकी सभी जो उलाहनाएं हैं उसको बिल्कुल ग्रहण करूंगा, क्योंकि हमारे व्यक्ति से गलती हुई है, तो कोई दो नहीं। और हमें ये भी पता है कि जब उनसे ये वाकया हुआ तो उसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बुलाकर और जिस तरीके से बातचीत करना चाहिए कठोरता से बातचीत करी। बातचीत करने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने आपके समझ भी इस विषय को बहुत क्लियर रखा, फेयर एंड स्क्वायर, कि ना हम कोई बचाव करेंगे ना कोई समर्थन करते हैं उनके इस बयान का, और उनसे गलती हुई है। और यही कारण है कि विजय शाह जी ने उसके पश्चात नीति में भी उन्होंने किसी किस्म से उससे उन्होंने भी बचने की कोई कोशिश नहीं करी। तब तक हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट से इस विषय का संज्ञान लिया गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट के जो भी निर्देश है उन निर्देशों का पालन सरकार कर रही है और अक्षरशः करेगी। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पश्चात बिल्कुल सही बात आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं विजय शाह जी के लिए, वो इस पूरे मामले को लेकर कोई सकारात्मक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई लीनियंसी इस विषय में किसी भी किस्म से दी जा सकती है, और दी भी नहीं गई। उन्होंने वहां पर भी लेकिन अपना माफीनामा सबमिट किया। उन्होंने कोई दाएं बाएं बातचीत नहीं करी। उन्होंने क्षमा याचना अपनी माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने भी रखी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया, ये बात भी सच है। और उन्होंने एक SIT गठन का जैसी सूचनाएं हमको दी है, पूरी डिटेल में वो निर्णय आएगा तो उसका भी अध्ययन किया जाएगा और उसकी एक एक लाइन का पालन किया जाएगा। और जी विषय गंभीर है, विषय संवेदनशील है। विषय में उस विषय को लेकर, विजय शाह जी के उस वक्तव्य को लेकर कोई भी उसके समर्थन में नहीं है, ना बचाव में। और ये चीजें हम हर पटल पर क्लियर कर चुके हैं। हाँ, क्योंकि यह विषय उच्च न्यायालय ने सुमोटो संज्ञान में लिया है, उसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में भी अब ये अगली सुनवाई के लिए भी है। तो मुझे लगता है संविधान के रक्षक सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी इसमें ऑब्जर्वेशन अपने दिए हैं सरकार में है, तो सरकार के रूप में उसका पालन करेंगे और अक्षर पालन करेंगे। बाकी बातें बिल्कुल की जा सकती हैं। बाकी बातें जनता की तरफ से आ रही हूँ, आपकी तरफ से आ रही हूँ या विपक्ष की तरफ से आ रही हूँ, उन सभी बातों का संज्ञान हमें हमारे वरिष्ठ नेता भी ले रहे हैं। और मुझे लगता है समय आने पर उस पर वो प्रतिक्रिया तय करेंगे तो दी जाएगी। लेकिन न्याय प्रक्रिया के अंदर चूंकि ये मामला, मेरा इसमें एक सवाल है, जब अदालत ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए, जब सुप्रीम कोर्ट को SIT बनानी पड़ गई, माफी ना मंजूर कर दी, उसके बाद कोई अदालत का निर्देश आएगा, तब आप कोई निर्णय लेंगे तो पार्टी की अपनी नैतिकता भी तो कोई बात है ना। पार्टी एक्शन कब लेगी? जब अदालत का निर्देश आ जाएगा तब। एक बात जो सर्वविदित है, एक बात जो साफ साफ ठेस पहुंचाने वाली अपमानजनक बात है, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वीकार कर रहे हैं कि गलत कहा गया। आप कह रहे हैं कोई बचाव नहीं कर रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत से टिप्पणियां आ रही हैं, और आप तब एक्शन लेंगे तो सर उस एक्शन की वैल्यू क्या रह जाएगी? देखिए, मुझे लगता है वरुण जी, माननीय उच्चतम न्यायालय जो संविधान का रक्षक है, उन्होंने संज्ञान लेकर जो टिप्पणियां की है वो नकारात्मक टिप्पणी सकारा नहीं जा सकता। पर साथ ही से उन्होंने उन टिप्पणियों को सुनने के पश्चात एक प्रक्रिया तय करी है, और उस प्रक्रिया के तहत ही भी इस देश के नागरिक हैं, उनको न्याय संगत प्रक्रिया से गुजरने का एक अवसर दिया है। मुझे लगता है कि यह अवसर उनको दिया जाना चाहिए। और जब उच्चतम न्यायालय उस चीज को ऑब्जर्व करता है तो आपकी जो मांग है इस्तीफे की, वो शायद उच्चतम न्यायालय भी कह सकता था, वहां बैठे हुए वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं वो इस विषय की संवेदनशीलता, गंभीरता, उसका मेंटेरिया जिसको बोलते हैं, उसके पीछे का जो मानसिकता है उसको भी समझते हैं। तो जिस समय वो ये समझेंगे कि भाई ये उस प्रकार की घटना है, तो मुझे लगता है वो उत्तर भी उनका सामने आएगा। और जब कोई उच्चतम न्यायालय की समीक्षा में कोई गतिविधि हो रही है
तो बेहतर यह है कि हम न्यायालय के सम्मान में उनके ऑब्जर्वेशन और उनकी प्रक्रिया का इंतजार करें। ठीक है, मैं आगे जाऊंगा, इससे पहले एक और सवाल पूछ लेता हूं। जब आपने इतनी बात कह ही दी है कि न्यायालय के ऑब्जर्वेशन के बाद आप जाएंगे, एक पार्टी जिसका अनुशासन चर्चा में रहता है, आप लोग बताते हैं कि आप दूसरों से कितने अलग हैं। आपके यहां जो कह दिया गया वो स्वीकार्य है, जिसको नेता बना दिया गया स्वीकार्य है, जिसके नाम को नाम आ गया वो सब स्वीकार्य है। ऐसी अनुशासन वाली पार्टी, ऐसे अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी थोड़ी सी मजबूर दिखाई दे रही है कि वो एक व्यक्ति पर कोई भी किसी भी तरह का अब तक एक्शन नहीं ले पाई है। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, हम कभी भी इनडिफेंसिबल को डिफेंस नहीं करते हैं, इसीलिए पेरेंट्स को है हम उनके वक्तव्य का ना बचाव कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं, बहुत क्लियर। दूसरी बात, कभी भी ये भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया है, किसी व्यक्ति का मानव तो इस प्रकार का नहीं है कि वो यही करना चाहता है, या फिर अनइंटेंशनली उसका अपराध हो गया। देखिए, अपराध भी दो श्रेणी के ही होते हैं, एक इंटेंशनली होता है जो आदतन किया जाता है, सोच समझकर किया जाता है, अपराधी होता है, और एक होता है जो अनइंटेंशनल हो जाता है। तो मुझे लगता है इन सबको देखने आप उन्हें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कह रहे हैं इस मामले में है जी, आप उन्हें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कह रहे हैं क्या? मतलब फिर मैं थोड़ा और इतिहास में जाऊं। ये आपका शब्द है, देखिए वरुण जी, ये आपका शब्द है, मैंने तो नहीं कहा। मैंने ये कहा कि दो प्रकार के अपराध है, एक इंटेंशनल होता है, एक नॉन इंटेंशनल होता है। चौधरी साहब भी बहुत सीनियर बैठे हुए हैं, संविधान के विशेषज्ञ भी हैं, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये एक वाकया होता है और मुझे लगता है उस पर वरिष्ठ नेता संज्ञान लेके अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। और आपकी बात भी सुनी जा रही है, मैं नकारता नहीं, ये अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसे ये भी विषय अभी जारी है, और हो सकता है कि इसमें आगे आपको उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, जांच के अनुरूप कुछ परिणाम देखने को मिले। ठीक है, चौधरी राकेश सिंह जी, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ ऐसा करे जिसके परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। फिलहाल उनकी पार्टी ने इस पूरे विषय का ना कोई बचाव किया है, ना ही पक्ष लिया है। राकेश जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, देखिए कहीं म्यूट तो नहीं है। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है। आ रही है। वरुण जी, मैं डॉक्टर वाजपेयी साहब को सुन रहा था, तो ये सारी बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि अब ये जांच का विषय है और अभी इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जांच का जो SIT बनाई उसका, ये मैं दोनों जो बहनें हैं हमारी फौज में हैं, उनको हम लोग नतमस्तक हैं कि भारत की महिलाएं इतने दृढ़तापूर्वक फौज में रह के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। अब मैं आता हूँ भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर हमारे मित्र हितेश वाजपेयी साहब अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि उनको रोकना चाहिए जब तक SIT रिपोर्ट दे, जांच हो जाए। अरे भाई, कानून ये कहता है कि प्राइमा फेसी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई देशद्रोही की। अब अगर वो संवैधानिक पद पे हैं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जब वो संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर उनको आज हटा दिया जाए FIR दर्ज होने के बाद, फिर वो इंक्वायरी चले, केस में बरी हो जाए, आप फिर उनको वोट दिलवा दो। मैं दो घटनाएं आपको बता रहा हूं। एक, माननीय श्री उमा भारती, जब साउथ में उनके खिलाफ केस हुआ, चालान हुआ, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने तरफ से। बीजेपी ने इस्तीफा नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा नहीं मांगा। दूसरा प्रकरण ललित मोदी का राजस्थान का, उसके खिलाफ पत्र लिखा, पक्ष में पत्र लिखा वसुंधरा राजे सिंधिया ने, सारी चीजें ओपन हो गई, लेकिन वहां दक्षिणपंथी लोग उसको हटाया नहीं गया वसुंधरा राजे को। सब पत्रकार लिखते रहे, सब समझते रहे। भाई, मैं ये एक बात से तो सहमत हूँ कि ये जो विजय शाह है वो हमारे साथ 1990 में पहली बार MLA बन के आया, लेकिन ये 8 बार रहने के बाद अकेले विजय शाह ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं जिनकी माली हालत स्कूटी पे चलने की थी इसकी पहले,
जब मैं पीएड से रहता था 90 में भोपाल में एमएलए बन के, तब ये स्कूटी से चलता था। तो इनकी माली हालत पिछले 18-20 वर्षों में इतनी धनाढ़ हो गई है कि इनकी मतलब कुछ कहो मत इनके बारे में। और ये बात सत्य है कि विजय शाह ऐसे वक्तव्य देने के आदी हैं। उन्होंने शिवराज सिंह की पत्नी के बारे में भी कह दिया था कि भाभी जी जरा हम पे भी कृपा करें, उसमें इस्तीफा हुआ था उनका। मैं जगदीश देवड़ा का बयान भी सुन रहा था। जगदीश देवड़ा बहुत सीजेंट मित्र हैं और सीजेंट मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया कि साहब सेना को, देश की जनता पूरी जो है सब नतमस्तक है मोदी जी के लिए। एक बात और मैं कहना भूल गया हूँ, वो इसमें जोड़ देता हूँ। मैंने वक्तव्य सुना विजय शाह का, उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जानबूझ के, नरेंद्र मोदी जी ने इनको लगाया ताकि ये मुसलमानों के इनके खिलाफ बोले, ऐसा बोले। इसमें क्या कॉग्निजेंस नरेंद्र मोदी जी को नहीं देना चाहिए था? पीओओ के ऑफिस को नहीं देना चाहिए था? उनको स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए था कि मोदी जी की इच्छा ये नहीं थी? ये देश संविधान से चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है और कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा। और दक्षिण पंथियों से तो मुझे उम्मीद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि विजय शाह का इस्तीफा, न वो जेल जाएगा न उसका इस्तीफा होगा, तो उसको पूरे तरीके से भाजपा के छाते के नीचे बचाया जाएगा, पूरा संरक्षण दिया जाएगा। कोई भी कुछ कहता रहे, कोई भी कांड होते मध्य प्रदेश में, कभी भी नेता को उससे हटाएंगे। जी, मैं वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल और है मेरा चौधरी साहब से। राकेश जी, आपकी नजर गई जगदीश देवड़ा के बयान पर, विजय शाह के बयान पर, लेकिन आपकी नजर रामगोपाल यादव के बयान पर क्यों नहीं गई, ये एक सवाल है। रामगोपाल यादव की टिप्पणी भरे मंच से एक विंग कमांडर की जाति बताते हुए उन्होंने कहा ये पीडीए है, वो मतलब सेना में अपना पीडीए ढूंढ रहे हैं। क्या उनकी टिप्पणी स्वीकार्य हो सकती है? क्या स्वीकार नहीं हो सकती, क्योंकि आपने उसके संबंध में मुझसे प्रश्न नहीं किया था। इसलिए अब कह रहा हूं कि बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, सपा समाजवादी पार्टी, समाजवाद तो है नहीं उसमें, जातिगत पार्टी है, उसमें गैंग है। हमारे यहाँ भिंड में गैंग हुआ करती थी, गैंग के लीडर हुआ करते थे, बकाया सब मेंबर थे। ऐसे ही समाजवादी पार्टी है, गैंग के लीडर है, ऐसे बीएसपी पार्टी। इनके कहने पे मैं बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूं। इनकी राजनीति ही शुरू पैदा ही हुई है जाति से, और जाति पे ही खत्म होती है, उससे आगे बढ़ नहीं पाते, इसीलिए इनकी दुर्गति। ठीक है, अब मैं यश भारती से एक जवाब लेता हूं। सेना को लेकर के, सेना की एक बेटी को लेकर आ रहा हूं, वाजपेयी जी आऊंगा, एक बार सर्कल पूरा कर लूं फिर आता हूं मैं। भरे मंच से रामगोपाल यादव प्रोफेसर, जो पार्टी के सबसे विद्वत व्यक्ति माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, वो मंच से जाति सूचक शब्द भी कहते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये हमारा पीडीए हो गया। सर, यहां तो राजनीतिक गोल करने से बचा जा सकता था, या यहां भी अपना ही स्कोर देखना था? वरुण जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जो चर्चा चल रही है पहले उस बात को खत्म कर दें। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता ने कहा कि हम बचाव नहीं कर रहे हैं। बचाव नहीं कर रहे तो सजा कहां दे रहे हैं? सजा तो कोर्ट ने दी। एफआईआर करने की बात कही डीजीपी को कि 4 घंटे में एफआईआर करो। 4 घंटे में डीजीपी ने एफआईआर नहीं करी तो डीजीपी को कोई सजा देने का काम किया क्या? एफआईआर में श्रीमान लगा करके आप एक जिसको कोर्ट गलत मान रहा है उसको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने अगले दिन 15 तारीख को यह कहा कि जिसको हम अपराधी मान रहे हैं उसको आप सम्मान देने का काम कर रहे हो। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान देने की प्रक्रिया है, क्या चाहे इनके नेता तेजस्वी सूर्या हो जिस तरीके से सेना का अपमान करते हो, चाहे इनके नेता योगी आदित्यनाथ ने हो जो 2019 में चुनावी मंच पर कहते हैं कि ये मोदी की सेना है, यानी हमारी भारतीय सेना को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, चाहे विजय शाह जी हो जिस तरीके से उन्होंने कहा क्या कपड़े उतार लेते, 3 बार कहा उन्होंने, और उन्होंने प्रधानमंत्री को बात जोड़ते हुए कहा। तो यानी सहमति है प्रधानमंत्री की उनकी बात को। पूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी मंच में थी, जो क्षेत्र की विधायक है, वो हंस रही है। महिला होते हुए महिला का अपमान, क्या कार्रवाई कर दी उषा ठाकुर जी के ऊपर? विजय शाह के ऊपर तो कोर्ट ने निर्णय लिया, उषा ठाकुर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लिया? फिर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, वो जो विजय शाह के बचाव में आ गए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या निर्णय लिया? जितने लोग विजय शाह के बयान के समर्थन में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या निर्णय लिया?
कल कैबिनेट की बैठक है मध्य प्रदेश सरकार की, उस कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के तौर पे विजय शाह बैठेंगे, तो क्या परिदृश्य दिखेगा देश में, दुनिया में, कि जो हमारी देश की सेना का अपमान करता हो वो सरकार चला रहा है, वो सरकार के निर्णय ले रहा है। ये परिदृश्य दिखाना चाहते हैं, ये चेहरा दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये बात अलग है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया था ये एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते हैं। आज वो स्थापित करके दिखा रहे हैं कि हम इस्तीफे नहीं लेंगे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी क्या कहते हैं, कोर्ट निर्णय देगा। अब भारतीय जनता पार्टी के निर्णय कोर्ट लेगा? कैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में रखना या नहीं रखना? एक असली डांस के लिए आपने बिहार के एक नेता को तो तत्काल बाहर निकाल दिया, लेकिन देश की सेना का अपमान करने वाले को आप बचाव कर रहे हो, गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हो, एफआईआर में श्री और श्रीमान लगा रहे हो। ये दिख रहा है चेहरा, ये दिख रही है चीजें। दूसरी बात, हमारे आदरणीय राकेश चौधरी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात कही, बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, उनकी वरिष्ठता पे कोई संशय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के उपनेता थे, कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया उसी दिन पाला बदल के भाजपा में चले गए, और भाजपा में जब सम्मान नहीं मिला वापस कांग्रेस में आ गए। और कांग्रेस में किस तरीके की स्थिति उनकी खुद की है, तो अपने आप को स्थापित करने के लिए किस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, ये आप सवाल पर आइए। इनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी खुद इत्तेफाक नहीं रखेगी। आप कांग्रेस पार्टी किसी भी शीर्ष नेता से बात कर लीजिए, जो इन्होंने बयान प्रोफेसर राम गोपाल जी के लिए पैनल में दिया। अब आप भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, वरिष्ठ नेता जो निर्णायक भूमिका में है, वो क्या इस पक्ष में है जो चौधरी राकेश सिंह जी ने जो अभी बयान दिया? तीसरी बात, आपने जो सवाल हमसे किया, विजय शाह ने क्या कहा? आतंकवादियों की बहन सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी जी के ऊपर बात कर ली, यानी केवल मुसलमान धर्म देख करके उन आतंकवादियों के साथ धार्मिक रूप से जोड़ दिया, उनकी बहन बता दिया। वैसे व्योमिका सिंह की अगर जाति पता चल जाती, अगर AK भारती जी की जाति पता चल जाती, तो विजय शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको जाति आधार पर भी अपमान करने का काम करते। ये बताइए पीडीए किसका नारा है, पीडीए किसका फॉर्मूला है? अधूरा मत दिखाइएगा, पूरा दिखाइएगा। और यही अपमान करने की बात सुनिए, पीडीए किसका नारा है ये बताइए, पीडीए किसका नारा है? पीडीए किसका नारा है, किसका फॉर्मूला है? जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो असहाय हैं, उनकी आवाज बनना, उनकी आवाज। आपने कहा ये तो हमारा पीडीए हो गया, ये रामगोपाल यादव ने कहा। भरे मंच से जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं सेना की एक अफसर के लिए, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जितना गलत बयान विजय शाह का है, तो फिर रामगोपाल यादव के बयान को सही मान लिया जाएगा? वरुण जी, ये तो हितेश वाजपेयी जी वाली बात हो गई जी, मंशा उनकी ऐसी नहीं थी। वरुण जी, उन्होंने विजय शाह के बयान को आगे बढ़ाया। जब धर्म के आधार पर कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बेटी को, हमारी बहन को अपमानित करने का काम किया, तो जाति के आधार पर व्योमिका सिंह बीजेपी के मंत्री ने धर्म देख लिया, आपके नेता ने जाति देख ली। अरे देखिए वरुण जी, आप मौका हमको भी दीजिए ना बोलने का। अगर आप भाजपा के साथ करते तो बेहतर रहता, इतने प्रश्न करते तो बेहतर रहता। आपको लगता है मैंने भाजपा से कोई सवाल नहीं पूछा? मुझे तो बोलने दीजिए, मुझे उतना खुल के बोलने नहीं दिया ना जितना आप उनको बोलने दे रहे हैं। मौका तो दीजिए। जब आपने सारी बात रखी, फिर मैं मूल विषय पर आ रहा हूं, आप उस विषय से भटक रहे हैं। वरुण जी, सरकार की बात एक अधिकारी विक्रम मिस्त्री जी रखते हैं, किस तरीके से उनकी बेटी को बीच में ले आया गया, किस तरीके से उसको परिवार को ले आया। एक महिला जिसका अभी सुहाग गुजरा, उसने कहा कि हमारे देश के मुसलमानों को मत दोषी बताओ, उसको किस तरीके से ट्रोल किया गया, यही सरकार ने किया। वही बात प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा कि जिस तरीके से ये ट्रोलर आर्मी बना दी गई है, जिस तरीके से अपमानित करने का काम इस सरकार में हो रहा है, अगर इनकी जाति पता होती तो अपमानित करने का काम कर रहा है। मैं प्रोफेसर राम गोपाल जी का बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा, लेकिन जो उन्होंने जाति बता दी, ये इस जाति की है, वो बिल्कुल उस व्यवस्था से थी जो बकायदा जाति सूचक शब्द कहते हुए सीधे सीधे। मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि अगर पता लग जाता कि ये जाति की है तो ये लोग ऐसा नहीं करते, तो उन्होंने सीधी सीधी जाति बता दी, जाति सूचक शब्द कहते हुए। दूसरे शब्द भी कह सकते थे वो। नहीं, मुझे ये बताइए वरुण जी, राजपत्र मंच से नोटिफिकेशन होता है, मंच से उनकी जाति बताना जाति सूचक शब्द के साथ, इसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं आप? और जाति को अपमानित तरीके से बात करना अपमान है। प्रोफेसर राम गोपाल जी ने जाति का नाम जाति में अपमान करने के लिए लिया।
अब बताने की कोशिश की है कि ये अपमानित जरूर कर बाद में जोड़ दिया उसमें पीडीए तरीके से। अभी चौधरी राकेश सिंह जी गैंग बता रहे थे, गैंग, ये वही गैंग हुआ करते थे जो बागी कहलाते हैं उस क्षेत्र में जहां से चौधरी राकेश सिंह जी आते हैं, बागी हो जाते थे जब उनकी कोई बात। चलिए ठीक है, मैं आता हूं, प्रेम जी के पास चल रहे हैं, एक बार थोड़ी रोशनी लेके फिर वापस लौटते हैं आपके पास। प्रेम जी रुक जाइए, मुझे एक बात बताइए, सामरिक जब विषय होते हैं, कूटनीतिक जब विषय होते हैं, सेना की जब बात होती है, ये हम किस तरीके के माहौल में आ गए हैं कि कोई अपना गोल स्कोर करने के लिए धर्म बता रहा है, कोई जाति बता रहा है। एक कांग्रेस के नेता भी है दिल्ली में, उदित राज, उन्होंने तो कह दिया कि ये सिंदूर नाम जो है एक धर्म से जुड़ा हुआ है, वो भी ऐसी अभी टिप्पणी की उन्होंने, बाद में सफाई दी। मतलब क्या किस तरह का ये, इसे खुलापन कहें, नेताओं की अपनी एक मानसिकता कहें, एक सीमित सोच कहें, उन्हें यही नहीं पता कि ये विषय क्या है और किस पे क्या कहना है। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं जी कि गोयल जी की ये जो पूरा विषय है इसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण है। समीक्षा तो होगी अपने अपने एंगल से, और न तो इस बात को न कोई ये कहे कि सेना में जाति बोल करके क्यों संबोधन हुआ, तो ऐसा नहीं कि सेना में जाति के नाम पर रेजिमेंट्स नहीं है ना, खुलेआम है। जाति के नाम पर सिख रेजिमेंट्स, राजपूत रेजिमेंट्स, माने धर्म के भी नाम पर है, जाति के भी नाम पर है। और उसमें अगर चूंकि बात हो रही है तो हम कह रहे हैं, क्योंकि हम समीक्षक हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो पीडीए अगर देखा गया, दिख रहा है तब तो पीडीए देखा गया भाई। महिला है, महिला को सामने किया गया, उसमें भी कॉम्बिनेशन है दलित का और मुस्लिम का, तो दलित मुस्लिम और जो पीडीए का बनता है अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित, और ये दिख रहा है, उसको उन्होंने दिखाया। अब इंडिविजुअली ये बोल सकते हैं कि एक सेना की महिला को, सैनिक अफसर को क्यों जाति के नाम पर यह किया गया, तो ये टाइमिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसको अभी इस तरह से नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन बोला जाएगा, इसमें कोई दो मत, क्योंकि ये राम गोपाल यादव जी ने ये नहीं किया है, ये सरकार का फैसला। उसने एक शोकेस किया कि देखो महिला को हम अफसर को सामने ला रहे हैं, वो दलित भी है, वो मुस्लिम भी है, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, ये रियलिटी है। दूसरी बात, जो बात विजय शाह जी से जुड़ी हुई है, विजय शाह जी का जो स्टेटमेंट है वो प्रधानमंत्री जी के भी अगेंस्ट में जाता है, वो उनको इन्वॉल्व करके बोलते हैं, इसलिए और बड़ा हो जाता है और पूरे मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट में आता है कि देखो मुसलमानों से बदला लेने के लिए हम मुस्लिम महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनली भी हम जो है वो हमारी स्थिति खराब होती है। कोर्ट इंटरनेशनली नहीं विचार करेगा, इस बात को समझ लीजिए। कोर्ट इस एंगल से देखेगा ही नहीं कि विश्व में लोग कैसे समझेंगे। कोर्ट तो संविधान के हिसाब से भारत में कैसे लोग देख रहे हैं वो सही है गलत तो फैसला देगा, लेकिन दुनिया में लोग हमको कैसे देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का एक मंत्री कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों से बदला लेने के उन्हीं की बहन को उनके पास भेजा, और जो भी है आपके सामने स्टेटमेंट, ये इसको कंपेरेबल नहीं है राम गोपाल जी के बयान से। इसको मंकी बैलेंसिंग बोलते हैं पत्रकारिता में कि भाई दूसरे को भी दिखा लो, बैलेंस कर दो, ये मंकी बैलेंसिंग है। ये मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से नहीं होता, ये इक्वेट नहीं हो सकता, ये बात मुझे लगती है जी। ठीक, दूसरा मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है आपसे प्रेम जी की, जब हम बात कर रहे हैं इस तरह के बयानों की, ये कोई पहला अवसर तो है नहीं, आपने टाइमिंग की बात की, एक समय की नजाकत भी कोई चीज होती है, और नेता जो हैं वो इतने बेसब्रे हो जाते हैं या तो चर्चा में रहने के लिए या उनको लगता है क्रेडिट चला जाए। अब देवड़ा साहब का बयान भी देख लीजिए आप, चाहे दिल्ली में उदित राज का बयान देख लीजिए, मतलब क्यों नेताओं का नियंत्रण नहीं रहता है जब उन्हें पता है कि यह अवसर ऐसा है कि इसमें कहा गया कितना उनकी पार्टी को, उनको व्यक्तिगत रूप से फायदा या नुकसान पहुंचाएगा, उसके इतर इस समय एक क्योंकि जब नेता है वो पब्लिक के बीच में है भाई, वो इम्पैक्ट तो है, ये तो मानना पड़ेगा ना। ये एक बात जरूरी है बोलना कि ये नेता जो भी अभी बयान दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद जो लड़ाई चल रही थी
उस समय कोई नेता नहीं बोल रहा था। जी सीज फायर के बाद ये बयान आए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इसलिए बयान नहीं दीजिए। तो यहां प्रश्न उठते हैं कि सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर एक साथ कैसे चल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया वो आतंकी के अड्डों को नष्ट करने के लिए किया गया। उस दिन के बाद से कोई एक्सटेंशन वाला एक्शन हुआ है क्या ऑपरेशन सिंदूर में? नहीं हुआ है, फिर भी ये चल रहा है, ऑफिशियल बोला जा रहा है। ये क्वेश्चनेबल है क्योंकि सीज फायर हमने किया है। सीज फायर के रहते हुए ऑपरेशन सिंदूर क्या दोहरा देंगे? अब नहीं दोहरा सकते क्योंकि सीज फायर एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, उस झूठे व्यक्ति को हमने तस्दीक की, पाकिस्तान ने भी तस्दीक की, उस झूठे को सच बनाया कि यहां सीज फायर हुआ है। जी ठीक है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन आपने सुना चौधरी राकेश सिंह कह रहे थे कोई इस्तीफा नहीं होने वाला, आपके यहां कोई इस्तीफे नहीं होते हैं, कोई एक्शन नहीं होने वाला है, ये मामला इस तरह ही रहने वाला है। देखिए, उसके पहले मैं एक यश भाई हमारे भाई है और युवा नेता हैं, मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं। यश भाई, चौधरी साहब हमारे दल में आए, रहे या नहीं रहे, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो मध्य प्रदेश के गौरव है और हमारे एक वेटरन लीडर है। वो दल किसमें ये महत्वपूर्ण नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये इनकी जो पूरी जीवन की यात्रा है, हम यही देख सकते हैं साहब एक दूसरे को, कब तक एक दूसरे से इतना ईर्ष्या रखेंगे और अपमान करेंगे। आप भी किसी मोड़ पे हमको मिलेंगे तो कम से कम हम इतना नहीं रखें, ये तो जैसे आप हो वैसे वे भी सम्मानीय है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, चौधरी साहब के लिए है कि चौधरी साहब 90 में मेरे पास साइकिल होती थी जब फर्स्ट ईयर MBBS में जाता था, 89 में सिलेक्ट होके, और आज आपकी कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने अभी सेकेंड हैंड एक ऑडी खरीदी है। तो आप कल को मुझे भी कह सकते हैं कि जब 90 में आपके पास फिएट होती थी तो हितेश वाजपेयी के पास साइकिल होती थी। तो मुझे लगता है इतना कह के मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। बीच में 90 से आज तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, यदि हम उन पर कोई ठोस प्रमाण से कुछ कह सकते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत वरिष्ठ हैं तो वो जरूर करना चाहिए, किसी पर भी हो। लूज रिमार्क से क्या करना है चौधरी साहब, अपने को किसी के जीवन में कोई प्रगति क्यों कर रहा है, लेकिन हाँ यदि कोई गलत काम कर रहा है तो फिर ठोस बातचीत होना चाहिए, जैसे आज बातचीत हम इस विषय पर भी कर रहे हैं। तीसरी बात जो आप सबकी है, देखिए पूरे पैनल पर एक ही प्रतिध्वनि आ रही है कि बाकी सब ठीक है। मैंने आपको एक ही चीज बताई कि हमारी पार्टी ना बयान का समर्थन करती है, ना बचाव करती है, ना करती दिखेगी कभी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए उस बयान की प्रासंगिकता तुरंत हमारे लिए समाप्त हो जाती है, केवल इसके लिए कि एक निंदनीय इस्तीफा ले चुके हैं ना इन्हीं साहब का, तो इतने बड़े विषय पर क्यों हिचक रहे हैं? मैं आपकी बात को ही कहने जा रहा हूँ। तो मेरी तो इच्छा ये भी नहीं कि चैनल उस बयान को चलाएं, क्योंकि वो अच्छा बयान नहीं है। और दूसरी बात जो है, आपकी बात बार बार आकर रुकती है इस्तीफे के ऊपर। मैं आपकी भावनाओं को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, ये सामान्य बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से शुचिता की और नैतिकता की अपेक्षा की जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है और होना भी चाहिए। पर मुझे लगता है ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न खड़ा है और पूछा जाएगा, हम भी इसका जवाब देंगे। लेकिन बीच में जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का प्रकरण संज्ञान आ जाता है तो हमारा कहना है कि हम अभी उसका पालन करें, ये हमारा आज का स्टैंड है और लेट अस वेट फॉर दैट थिंग टू हैपन। तीसरी और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रेम जी कह रहे थे, देखिए देश में क्या होता है, इतने दर्शक अपने को सुन रहे हैं प्रेम जी, नेताओं से लोग लूज बयानों की, मैं भी 10 नाम गिना दूं, समाजवादी पार्टी के क्या कहा, कांग्रेस से क्या कहा, अरे कहा होगा लेकिन वो खराब कहा गया है। तो नेताओं से यदि खराब बयान आएंगे तो दल कोई भी हो, जनता पसंद नहीं करती उसको। तो वी आर नॉट हियर टू डिफेंड दोज थिंग्स। तो मुझे लगता है कि हम एक बेहतर राजनीति करेंगे, संकल्प लें, हमसे कोई गलती भी हुई है तो संकल्प लें। और यही कारण है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कि विजय शाह जी ने माफीनामा लिख के दिया, सर्वोच्च न्यायालय में भी लिख के दिया। उन्होंने, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने कोई दाएं बाएं नहीं बोला कि ये डॉक्टर है, ऐसा है और मेरा मंतव्य। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सोचने वाली बात है। हालांकि ये सब चूंकि सब्सिडाइज्ड मैटर है तो वो लोग सोचेंगे
और संविधान के रक्षक उच्चतम न्यायालय के हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुझे लगता है वो निर्देश देने में सक्षम है। वो कहेंगे, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देश की सेना देश का गौरव है। देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, इंदिरा जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, देश के प्रधानमंत्री देश का गौरव हैं। और इसी प्रकार चाहे यश हो, चौधरी साहब हो, उनका आयाम अलग हो सकता है, उनका कहने का तरीका अलग हो सकता है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक मजबूत लोकतंत्र हैं और सभी सब समान हैं। आपने कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 3 या 4 बार ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अदालत के निर्णय की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, निर्देशों का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब अदालत ने माफी को अस्वीकार कर दिया है, उसके बाद आपको इतना उदार बनने की आवश्यकता क्या है? देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सर्वोच्च अदालत ने प्राइमा फेसी उस माफी को जो लिखित में दी गई, उस माफी को खारिज कर दिया है। उसके बाद मैं कह रहा हूं मिनिमम आप कम से कम जनता को ये तो दिखाएं कि हां अब हम ये एक्शन ले रहे हैं। हालांकि ये भी बहुत देर हो चुकी है, विलंब हो चुका है। देखिए वरुण जी, बिल्कुल सवाल पूछिए, पर मेरी विनती यही है कि हम सब पैनलिस्ट से बेहतर दिमागदार और संविधान के रक्षक हमारे ऑब्जर्वेंट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। एक लाइन भी ये लिखी है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार है, ये तो हमारे विचार हैं, उनके भी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, वो भी डिबेट रोज देखते हैं, वो भी प्रक्रियाओं को देखते हैं, पर उन्होंने तो कहीं ये नहीं लिखा। तो मुझे लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अपने विचार डाल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और हम वो रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इसमें नाराजगी की क्या बात है? यदि कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा होता तो भी मैं ये मान लूं कि अब इस देश में राजनीति में ये परिपाटी बनेगी कि अदालत के निर्णय के बाद ही पार्टियां एक्शन लेंगी उन व्यक्तियों पर जो टीका टिप्पणी करें या किसी तरह के ऐसे मामलों में संलिप्त हो, तो पार्टी तब तक प्रतीक्षा करेगी जब तक अदालत का निर्णय नहीं आ जाता। भाजपा एक ऐसी परिपाटी को जन्म दे रही है। देखिए वरुण जी, ये भी एब्सोल्यूट कथन नहीं है आपका, ये आपका सुझाव हो सकता है, आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, आपका है, आप स्वतंत्र हैं। एक ऐसी प्रेम जी के ऑब्जर्वेशन को मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के प्रेम जी डिटेल्स नहीं बताए गए कि सेना ने क्या तय किया है, एक के बाद एक क्या करेंगे, पर सेना ने इतना कहा है कि वो कंटिन्यू है, और ये फायर को सीज किया है, ये सीज फायर नहीं है भी वो बता चुके, और उसका अभी फिर वो रिव्यू करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सेनाएं झूठ नहीं बोलती हैं, सेना के वक्तव्यों को सुनना चाहिए, इसलिए डीजीएम हमारे सामने आते हैं सर। और अपने, मुझे लगता है सरकार कोई भी हो, 71 की हो, 65 की हो, 54 की हो, 60 की हो, हमको उन पर विश्वास रखना चाहिए ऐसे समय पे, तो उन पर शक नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कहा है कि अभी जारी है, हमें डिटेल नहीं मालूम है, उन्हें पता है, वो बताएंगे भी नहीं हमको, तो हम मानकर चले कि कुछ चीजें उनके दिमाग में और होगी, वो जिस दिन खत्म हो जाएगा बताएंगे भी इस बात को। तो मुझे लगता है उनको स्पेस दे, जारी है कि नहीं जारी है। फिर फायर को उन्होंने सीज किया है, बार बार उन्होंने कहा है कि हमारा एक समझौता हुआ है कि वो फायर नहीं करेगी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने सीज फायर कर दी। सीज फायर टर्म ये एक हम लोगों के बीच का, जी ठीक, ये क्लैरिफिकेशन है, मतलब इसको आप बिल्कुल अपने संबंध। राकेश जी के पास एक बार चलते हैं। राकेश जी, देखिए मैंने संभवतः हर तरीके से पूछ लिया कि क्या बीजेपी कोई एक्शन लेगी, लेकिन हितेश जी बता रहे हैं कि अभी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए अदालत के निर्णय की। अभी यश भारती कह रहे थे कि आपके बयान से तो आपकी पार्टी ही सहमत नहीं होगी जो आपने समाजवादी पार्टी को लेकर दिया है। प्रेम जी ने कहा कि दोनों विषयों की तुलना नहीं हो सकती, दो अलग अलग विषय हैं, बेहद अलग अलग विषय है। राम गोपाल यादव के कहने का तात्पर्य कुछ और हो सकता है, और वाकई दिखाया गया है ऐसा कि भाई हमने किस किस को सामने किया है। इन सब के बीच में कांग्रेस लगातार इस्तीफे की मांग तो कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस के नेता विजय वेट्टीवार ये कहते हैं कि आतंकवादियों के पास इतना टाइम कहां था कि वो धर्म पूछ कर मारे, एक बयान आपके कर्नाटक के विधायक ने कहा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ शो ऑफ किया है, प्लेन उड़े और आ गए। उदित राज जी का बयान मैं आपको बता ही चुका हूं, सिंदूर एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है।
बेहतर होता कुछ और रख लिया जाता। बयानवीर तो हर जगह बैठे हैं और यदा कदा इस तरीके के बयान आते रहते हैं जिस पर हम अचरज में आते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं। जी चौधरी साहब। जी जी एक तो आपने कांग्रेसियों के जो बयान बताए हैं इससे के हल्के बयान सेना के प्रति और सेना की कार्रवाई के प्रति किसी को भी नहीं देना। दूसरा प्रश्न भाई यश भारती जी को थोड़ा सा वैसा लगा। मेरा कहना ये नहीं था, मेरा कहना ये है कि वहां कोई संगठनात्मक चीज नहीं है। वहां एक आदमी जो कह देता है वो करते हैं, इसलिए उन पर भी कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगी समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव जी है। मैंने ये कहा है, इसको अदरवाइज ना। दूसरा मैं आता हूँ भाई आदरणीय विद्वान हमारे साथी हितेश वाजपेयी साहब के पास। हितेश वाजपेयी साहब ने ये कहा है कि भाई और क्या लोग, उन्होंने माफीनामा दे दिया है। राकेश चौधरी कोई अपराध करें, FIR हो जाए और मैं दूसरे दिन माफीनामा दे दूं तो क्या मैं उस अदालती कार्रवाई से मैं बरी हो जाऊं? कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कहीं भी IPC में ये नहीं लिखा हुआ है कि राजीनामा थाने में हो जाएगा। केस जब दायर होगा अदालत में चलेगा, तब अगर राजीनामा काबिल है तो राजीनामा होगा। पहली बात उनकी ये है। दूसरी बात इस्तीफे की बात आ रही है। मैंने पहले भी कहा वरुण जी, दो तरीके की घटनाएं हुई। एक तो आपराधिक घटना हुई जिसमें FIR हुई, जिसमें मंत्री को नहीं हटा रहे। तो इनके यहाँ न तो इनको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है और न ही इनको अपने किसी बड़े व्यक्ति की बात को मानना है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात में जाती हुई कहा कि अब तो राजधर्म का पालन करो। तो इनको ना तो राजधर्म का पालन करना है, ना कानून का पालन करना है। ये दक्षिणपंथी विचारधारा के कठोर लोग हैं, ये अपनी बात को मनवा के रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि विजय शाह को उसी क्षण हटा देना चाहिए था संवैधानिक पद से। अब कल कैबिनेट है इंदौर में, क्या कैबिनेट में वो माननीय मंत्री जी वहां बैठेंगे? ये बहुत ही लज्जा का विषय है, बहुत ही कम सर का विषय है। संविधान को कमजोर करने वाला, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला, विधायिका को कमजोर करने वाला। दूसरा, डिबेट के लिए लोकसभा बनी है, विधानसभा बनी है। आप आउट करिए, वहां जिस नेता को जो बोलना है उसको लेकर बोले, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई भी वक्तव्य देता है तो वो देशद्रोही है और उसके खिलाफ देशद्रोही की कार्रवाई होना चाहिए। जी, लेकिन इसमें एक बात ये है कि ये, हाँ हितेश जी आता हूं आपके पास। ये बात जो कह रहे हैं कि जी अदालत तो कर देगी ना कुछ फैसला और पार्टी उनकी निर्णय लेगी फिर। भाई आप पहले ये समझिए, मेरे ऊपर 302 का केस लगे और FIR हो जाए, मैं 302 का अपराधी आ गया कि नहीं आ गया संज्ञान में, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया मैं अपराधी हूं। उसके बाद मेरे खिलाफ चालान पेश हो, कोर्ट में बयान हो और मैं वहां सजा जा पाऊं या बाइज्जत बरी हो जाऊं, तब मैं ये कहा जाऊंगा कि मैं निर्दोष साबित हूं। जब इन्वेस्टिगेशन में है, हम अपराधी हैं, विजय शाह अपराधी है, मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, ये शर्म की बात है। मोहन यादव को और मध्य प्रदेश सरकार को शर्म की बात है, भाजपा के संगठन को शर्म की बात है। और उन्होंने मोदी जी को भी इसमें घसीटा है कि मोदी जी ने ऐसा किया है, तो PMO के लिए भी शर्म की बात है, उनको स्टेटमेंट देना चाहिए, सफाई देना। ठीक है, आता हूं जी। जय भारती, देखिए थोड़ा सा तो चौधरी साहब ने स्पष्ट कर दिया। आ रहा हूं हितेश जी, आ रहा हूं, आपको अवसर दूंगा। ये उन्होंने कह दिया कि ये वो वैसा विषय नहीं था जैसा आप समझ रहे थे, लेकिन मूल बात यह है कि राजनेताओं के जो ऐसे बयान आते हैं उसके बाद उस पर टीका टिप्पणियां होती हैं। आपको लगता है बचना चाहिए इन सब चीजों से? राजनेताओं का काम है जो भी समाज में गलत हो रहा है उसमें हिस्सेदारी करके उस गलत को ठीक करें। आप ये कहें बचना चाहिए, कोयले में कूद के कालिक नहीं लगेगी, ये संभव नहीं है। और वो भी जब विरोधी भारतीय जनता पार्टी हो जिसका IT सेल इतना मजबूत हो कि हमारे नेता दाहिना पैर आगे रखेंगे कमरे के अंदर घुसने में तो क्या बोल रहा है, और बायां पैर आगे रखेंगे तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है।
इतनी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय लिए हुए पार्टी, उससे आप उम्मीद करेंगे कि हमारे लिए कुछ अच्छा बोलेगी? हम तो काम करेंगे, सत्ताधारियों को हमेशा अगर उनका कोई गलत काम होगा तो हम गलत बोलेंगे, और जहां सहयोग करने की बात होगी, माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ करके हिस्सा लिया, बात की कि हम हर तरीके से भारत सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है, और भारतीय सेना पे हमें पूर्ण विश्वास है, हम पूरे उसके शौर्य के साथ में निर्णय लीजिए जो भी निर्णय लेना है। पर निर्णय लिया क्या? जश्न बनाया सीज का। लोग जीत का जश्न मनाते हैं, सीज का जश्न मना रहे हैं। किसको गुमराह कर रहे हैं? अपने देशवासियों को। दूसरी बात, आदरणीय हितेश वाजपेयी जी ने जो बात कही तो मैं उसको हास्य की तरह लेना चाह रहा हूं कि पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब ट्विटर पर लिखते थे अपने लिए चौकीदार, अब लिखते हैं MBBS MD। तो जिस तरीके से एक बेहतर डॉक्टर किसी चोट पे बेहतर तरीके से दवाई लगा के इलाज करता है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी वही कर रहे हैं कि जो चोटें भारतीय जनता पार्टी ने देश को किया है, वो बेहतर तरीके से मिठास की दवाई लगा करके और दवा पट्टी करके कोशिश कर रहे हैं कि इस मरहम को ठीक किया जा सके, लेकिन जड़ से इलाज नहीं कर रहे हैं। ये मरहम आपकी पट्टी हटने के बाद फिर लगेगा जो लोगों के दिल में घाव कर गया है। जिस तरीके से हमारे देश की बेटी को ऊपर अपमानित करने का काम किया है विजय शाह ने, वो माफ करने लायक नहीं है, वो सुधार करने लायक नहीं है, उसकी सजा जरूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी दल के रूप में देखता है, डॉक्टर मोहन यादव उसको सरकार के रूप में देते हैं, या कौन देता है, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। नजर इस समय पूरी दुनिया की है, जो देश की दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी सेना है, जिसका शौर्य है, सम्मान है दुनिया का, जो दुनिया की विपरीत परिस्थितियों में काम करती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जो -50 और +50 के टेम्परेचर पे काम करती हो, उस सेना का अगर अपमान हुआ है तो उसका अपमानित करने वाले को क्या सजा मिलती है? चलिए ठीक है। प्रेम जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या इस देश में जिस तरह की बात होती है, एक पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी बन जाए क्या कि भाई सेना को लेकर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, या फिर जनतंत्र है, लोकतंत्र है, नेता बोलेंगे, माफी मांग लेंगे, बच जाएंगे और इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि फला नेता ने फला समय पे एक विवादित टिप्पणी की थी? देखिए गोयल जी, अगर आपकी बात को हम हाँ कह दें तो उससे एक प्रश्न खड़ा होगा कि देश के कलेक्टिव विजडम पर हमें भरोसा नहीं है क्या? देश की पॉलिटिकल अवेयरनेस पर हमें भरोसा नहीं है क्या? अपनी डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है क्या कि हम इस तरह की आचार संहिता की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, भ्रम हो सकता है, उसमें थोड़े बहुत ऊंच नीच हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तो आज भी है संकट की घड़ी में सारी पार्टियां एक खड़ी हुई। इतिहास तो इस रूप में याद रखेगा, एक दो बयान चर्चा में होते रहेंगे, उसका भी लूप होल्स पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन देश खड़ा हुआ इस बार, ये तो याद रखेगा ना देश। ये पॉजिटिव बात ये है। दूसरी एक बात का जवाब देना चाहता हूं, वाजपेयी जी जो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, देखिए मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर चलाने का फैसला, जारी रखने का फैसला, सीज फायर का फैसला सेना नहीं करती, ये पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। सेना तो वही करती है जो हमारा रक्षा मंत्रालय, जो हमारा पीएमओ, जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके साथ बैठक करके एक सहमति बना करके काम करते हैं। आपको क्या लगता है सेना ने स्वयं सीज फायर पर हस्ताक्षर कर लिए? पाकिस्तान ने डीजीएमओ से फोन किया और हमारे डीजीएमओ ने मिलकर सीज फायर कर लिया? ऐसा नहीं होता है, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये सेना का स्टेटमेंट नहीं है, ये राजनीतिक नेतृत्व का स्टेटमेंट है। हम सेना पर सवाल उठा रहे हैं, ये बात बार बार कही जाती है, मैं क्या जो लोग भी बोलते हैं उन पर, लेकिन ये सवाल सेना से नहीं होती, ये राजनीतिक नेतृत्व से सवाल होता है, रक्षा मंत्रालय से होता है। ये मेरा कहना था, जो आपने कहा उस पर मेरी बात थी। जी ठीक, मेरे को समय हो चुका है, लेकिन वाजपेयी साहब मैंने वादा किया था 40 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, बोलिए। बस मेरे को एक चौधरी साहब का देना। देखिए, आप बार बार बोलते हैं राजधर्म की बात, पूरी घटना कोई नहीं बताता। जब वहां पर दंगे हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो उनसे पूछा गया कि जब उन्होंने अटल जी के बाजू में बैठे थे और उनसे पूछा उन्होंने कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भाई अटल जी क्या बोलते, वो यही तो कहते हैं ना कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। अब आप उसको किस रूप में लेते हैं,
वो एक अलग बात है चौधरी साहब, और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत वेटरन लीडर है साहब, आप शब्दों को घुमाना भी जानते। खैर एनीवे, दूसरी प्रेम साहब मैं फिर आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के कंपोनेंट क्या होंगे, कैसे होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप तो केवल गो देती है, गो हेड, और गो हेड रोका नहीं गया। दूसरी बार बार मैं कह रहा हूं, सीज फायर नाम की कोई चीज नहीं है, सभी लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कोई डीजीएमओ ने एक दूसरे के कागज पे कोई कागज आपको दिखाई दिया जिसपे दस्तखत किए? कुछ तय हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऑब्जर्वेशन जारी है। अभी फिर उसको रिव्यू करने वाले हैं 28 को शायद वो। तो मुझे ऐसा लगता है 18 को करने वाले थे, फिर 28 को करने वाले कि फायरिंग रोकना है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर मिलिटेंट के खिलाफ है, मिलिट्री आउटफिट के खिलाफ है। अभी भी चल रहा है, मैं आपको डिटेल अभी ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता हूं, जो बहुत सारी चीजें आ भी रही हैं, पब्लिक डोमेन में है क्या हो रहा है, तो हम उस डिटेल में नहीं जाए। लेकिन आपको बता दूं, ये जो आर्टिलरी फायरिंग थी एलओसी पर और ये सब हमारी एक दूसरे की एयर स्पेस में घुस के जो स्ट्राइक हो रही थी, इसको रोका गया है। तो आप ये मानकर करिए टेक्निकल डिटेल्स हैं, और इसमें हमको सेना को ही सुनना होगा, और कोई दस्तखत नहीं हुआ किसी पे। ये भी मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। मैं समझ जाता हूँ, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन विषय बहुत गंभीर है। इस विषय पर आप सभी ने अपनी बात रखी है, लेकिन धर्म, जाति, जब वीरों की बात होती है तो दलगत राजनीति में वो मामला जाना नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से वो गया है, और उसके जाने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत की फटकार के बाद भी हमने सीखा कितना है, उससे तौबा कितनी की है, ये बड़ी बात रहेगी। आप चारों मेहमानों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हम कर रहे थे उस संवेदनशील विषय की जिस पर नेताओं की जुबान बेलगाम हो चली है। आए दिन कोई ना कोई इस तरह की बात कर रहा है। फिलहाल कोई रुक नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से देश की अदालतों का हंटर चला है, शायद उससे ही इन नेताओं को थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।